हाय एवरीवन, दिस इज विनोनिका। आज हम डिस्कस करेंगे डाउन टू अर्थ। ये एक मैगजीन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस सेक्टर में ये मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, डाउन टू अर्थ जो ये मैगजीन है ये 15 दिन में एक बार आती है, तो यानी आपकी 2 मैगजीन्स आती हैं एक महीने में। तो हम एक मैगजीन के 2 पार्ट लेके आएंगे, यानी एक मंथ में यू विल गेट 4 पार्ट्स ऑफ एनालिसिस डाउन टू अर्थ मैगजीन का। क्योंकि अगर आप पढ़ने लगेंगे, 60 पेज का मैगजीन है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, शायद उतना नेसेसरी भी नहीं होगा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे इसके, जो भी मुझे एग्जाम के लिए रेलेवेंट लगेगा, वो हम डिस्कस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो शुरुआत के लिए मैंने चूज़ किया है अक्टूबर से, 1 to 15 अक्टूबर। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी इसका आएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ये डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं, वीरो33। 33% डिस्काउंट आपको इससे मिलेगा। किसी भी कोर्स के लिए आप ये कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसको डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये किस तरीके से किस किस सेक्टर में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ये मैगजीन आपके हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनको कवर करती है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीएससी, यूपीएससी में एग्रीकल्चर का पोर्शन भी होता है, वहाँ ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स ये कवर करती है। मैं ऑलरेडी इन्वायरमेंट पे डाउन टू अर्थ से बहुत सारे टॉपिक्स लेके आप लोगों के लिए कवर करती हूँ। और 4th में बोलूँगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये 4 जो पार्ट्स हैं इनके लिए डाउन टू अर्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। और यहाँ पे देखिए, हम 2 चीज़ों पे फोकस रखेंगे। 2 चीज़ों पे फोकस रखने वाला पार्ट है, एक है आपका फैक्चुअल पार्ट, कि जो भी फैक्ट्स हो गए, स्कीम्स, कन्वेंशंस, ट्रीटीज, इंस्टीट्यूशंस, इससे आपको हेल्प मिलेगी प्रीलिम्स में। ओके, और इस पोर्शन को आपको अच्छे से रिवाइज करना है प्रीलिम्स के लिए, जो फैक्चुअल पार्ट वाला है कि किसी स्कीम का क्या टारगेट है, क्या पार्ट है। और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में क्या आएगा? कंसेप्चुअल के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या इशू डिस्कस कर रहे हैं, वो इशू एग्जिस्ट क्यों करता है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, और प्रपोज्ड सल्यूशन अगर उस चीज़ की है तो क्या सल्यूशन है, कोई लैक्यूने है, गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसके हो सका तो आप पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में भी हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं इसको बनाते हुए। और या फिर आप वीडियो देखते हुए नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपका फेवरेट तरीका हो। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये मैगजीन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। आई होप आपको यहाँ से समझ आएगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने इसको टॉपिक वाइज ही लिया है शुरू में, ये अक्टूबर से, ओके, 1 to 15 अक्टूबर। तो देखिए, पहला यहाँ पे एक डाइजेस्ट करके ऐसे कॉर्नर आता है, उसमें ये इंफॉर्मेशन थी। दिल्ली जल बोर्ड जो है वहाँ पे उन्होंने 2000 फ्लोटिंग राफ्टर्स जो हैं, जिस तरह से ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये राफ्टर्स जो हैं, ये लेक्स, संजय वन है वहाँ पे, उनकी लेक्स पे ये राफ्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। सोनिया विहार में, जाफरापुर कलान, रानी खेरा और नंगलोई में। ये फर्स्ट फेज में सिटी ऑफ लेक्स में ये जो प्रोजेक्ट है इन्होंने ये कंप्लीट किया है। जितनी भी ये एटलीस्ट 50 वाटर बॉडीज इन्होंने नेशनल कैपिटल में कवर करने की कोशिश की है। ये जो राफ्टर्स हैं ये किसके बने हुए हैं? पीवीसी पाइप से बने हैं, नेट्स से बने हैं। ये प्लांट्स को होल्ड करके रख सकते हैं। किस तरह के प्लांट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? जैसे पैम्पस ग्रास हो गया, स्पाइडर लिली हो गई, येलो रेड कैना हो गया, एलिफेंट ईयर हो गया, सॉफ्ट रश हो गया, जिनके भी रूट्स जहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है। क्योंकि बैक्टीरिया किस चीज़ में हेल्प करता है? बहुत सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो वाटर में होते हैं, जो पानी को ख़राब कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसको
ठीक करने के लिए, लेक को रिजुविनेट करने के लिए ये राफ्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि वाटर की क्वालिटी इंक्रीज हो सके। तो ये एरेशन टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं ताकि पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है वो भी इंक्रीज हो, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन तो चाहिए ना। पानी खुद में एक्वाटिक एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे कितने सारे आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक पूरा इकोसिस्टम, एक सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कम हो जाती है अगर वहाँ पानी में पोल्यूशन इंक्रीज हो जाए। तो उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ये प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि इनके रूट्स में बैक्टीरिया रहें और वो जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लें। तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी पता चली कि एक वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पे क्लियर हुआ कि बैक्टीरिया को क्यों प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके रूट्स में बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपको टेक्निक, कॉन्सेप्ट भी पता चला और एक फैक्ट भी यहाँ पे पता चला। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, ये जो सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था 24 दिसंबर 2018 को, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखिए फैक्ट्स पता चलेंगे, 376 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, रिजुविनेट करनी है 159 लेक्स दिल्ली में। 77 करोड़ यहाँ पे 2 मेगा लेक्स जो बनाई जाएंगी रोहिणी और नीलोठी में, उसके लिए इतना पैसा रखा गया है। प्रोजेक्ट का एम है वाटर सप्लाई इंक्रीज करना ताकि सिटी की जो डेली डिमांड है, कितनी डिमांड है, ऑलमोस्ट 1140 मिलियन गैलन्स यहाँ से हम लोग पूरी कर सकें। और पर्पस इसका यही है क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट से जो अर्बन फ्लडिंग होती है, पानी भर जाता है रेनी सीजन में, या फिर जो आपके ड्रेनेज है, नालियाँ हैं, वो चोक हो जाती हैं, हम उसको रोक सकें। और गवर्नमेंट वैसे भी ये चीज़ें, जिस तरह से आपने ये पीछे पिक्चर देखा, एस्थेटिक वैल्यू यानी देखने में ये जगह अच्छी लगेगी। इकोलॉजिकली भी आप उसको रिवाइव और रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी फ्लोरा फाउना बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया की। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट। ये आपको समरी यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल की दी, आप इसको पढ़ने लगेंगे तो ना इट बिकम्स वेरी ह्यूज। वैसे डाइजेस्ट में इतने बड़े आर्टिकल्स भी नहीं आते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, ये आर्टिकल आप इस तरीके से देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया, कोल अपटिक हट्स क्लीन एनर्जी गोल्स। तो इसके हेडलाइन से आपको पता चलेगा। देखिए, इंडिया में इस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो गई, जो आपकी पानी से आएगी, या फिर आपके सोलर प्रोजेक्ट्स जिस तरीके से हो गए, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अब इनको हम क्लीन एनर्जी भी बोलते हैं। क्लीन एनर्जी इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी एज्यूम कि इससे जितना पोल्यूशन, जो हमारे फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी उतना पोल्यूशन नहीं करेगी, और इसलिए हमने अपने सर्टेन गोल्स जो हैं, क्लीन एनर्जी गोल्स जो हैं, वो सेट किए हैं। लेकिन कोल से क्या होता है आपको पता है, बिजली बनती है हमारे देश में, लेकिन कोल से पोल्यूशन बहुत होता है। तो हम चाहते हैं कि हम कोल का यूज़ जो है, हम क्या, पूरी दुनिया ये चाहती है, अलग अलग कंट्रीज़ भी यही चाहती हैं कि कोल, आफ्टर ऑल इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, इसको यूज़ करने में हम रिड्यूस करें, इसका यूजेज जो है उसमें रिडक्शन आए। ओके, लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे जैसे कोविड-19 से रिकवरी हुई, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं वहाँ पे कोल का डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, स्पेशली आपके एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन में भी स्पेशली कौन सी जगह, इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड। इससे एक डाउट अब क्रिएट हो गया है कि क्या हम जो कोल है या जो पोल्यूशन करने वाले एनर्जी सोर्सेज हैं, क्या हम उनको कभी फेस आउट कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है क्लाइमेट को स्टेबल करना, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो देखिए, ग्रीन पुश के बाद भी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को इतना पुश करने के बाद भी, अभी भी हमारे लिए कोल बहुत इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी आप देख सकते हैं हर चीज़ में। ऑन मार्च कितनी थी, सितंबर 30, 2000, ये 2006 और 2020 की कंपेयर की गई है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे देख के ही पता चलेगा कि अभी भी कोल जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ये जो है, ये पर कैपिटा कोल कंजम्पशन दे रखा है 2019 का, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी और यूएस का। ओके, और इंडिया का देख लीजिए 0.7% दे रखा है।
अब इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे देश हैं जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं कोल के। कोल जाता है यहाँ से बाहर, और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे काफ़ी स्क्रूटनी फेल कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को इस नज़र से इन देशों को देखा जा रहा है कि ये अभी भी कोल बना रहे हैं, तो इन पे भी प्रेशर था कि रिड्यूस करो, अपनी प्रोडक्शंस को कम करो। अब जो प्रेशर है इनकी सप्लाई का वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, उल्टा इंक्रीज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा, अलग अलग देश चाहते हैं कि हमको कोल मिले, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी हो, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से उतना आपका डिमांड जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना को देखेंगे, अनऑफिशियली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से अपने जो कोल जो वो लेते थे उसको बैन कर दिया था पैंडेमिक टेंशन्स के चलते, और मेजरली वो मंगोलिया और इंडोनेशिया पे सप्लाई के लिए डिपेंडेंट थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 36% कोल ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ा है। तो चाइना का खुद का प्लेज है, खुद वो चाहते हैं कि हम अपने कोल कंजम्पशन 2026 को 26 से कम करेंगे, कट डाउन करेंगे कोल कंजम्पशन को, और कार्बन न्यूट्रलिटी का जो गोल है उसको 2060 तक अचीव करेंगे। तो चाइना ने भी अपने बड़े बड़े गोल्स रखे हैं कि बाय 2025 कार्बन इंटेंसिटी कम कर देंगे, 30 तक कार्बन पीक से नीचे ले आएंगे, 60 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। कार्बन देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कार्बन न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं है कि हम कार्बन का बिल्कुल एमिशन ज़ीरो कर देंगे। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है कि जितना कार्बन हम रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, एटलीस्ट कुछ ऐसा करेंगे कि उतना कार्बन एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज कार्बन न्यूट्रलिटी। अब इंडिया के भी इसी तरह के कुछ अलग अलग प्लेजेस हैं। नेट ज़ीरो एमिशंस हम चाहते हैं 2060-70 तक अचीव करना, 2030 तक हम चाहते हैं नॉन फ्यूल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी हम इंक्रीज़ कर लें, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करना शुरू कर दें। तो हम लोगों के भी, हमारे देश के भी अलग अलग गोल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। लेकिन इंडिया में भी सेम चीज़ हुई, कोल का जो सर्ज है उसका इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड जो है कोल की वो इंक्रीज़ हुई है इंडिया में भी, इंपोर्ट्स भी, क्योंकि हमको बाहर से और लेना पड़ रहा है, और जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुई है। हमारा काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है 60% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम चाहते हैं 2030 तक 60% हम रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएं। ओके, बाय 2030 तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, लेकिन ऐसा होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं कोल के और प्रोडक्शन वही इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कंट्री के ओवरऑल इंपोर्ट्स जो हैं नियर हाफ इन जून, मतलब काफ़ी ज़्यादा 50% ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए जून में। स्टेट ओन प्रोड्यूसर जो है कोल इंडिया, वो 15% आउटपुट इंक्रीज़ किया है अगस्त में अपना। तो आप देख सकते हैं कि कोल का डिमांड हमारा कम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं इस आर्टिकल से कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कि हमने किस तरह के टारगेट ले रखे हैं, वो अचीवेबल भी हैं या नहीं है। कोल को हम कट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही नज़र आ रहा है, उसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ओके, दिस वाज द सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे इस तरह से साइड पे आपको मैगजीन के एक आर्टिकल दिखेगा। यहाँ पे कार्बन एमिशंस की बात हुई है, और कार्बन एमिशंस कहाँ से? वाइल्ड फायर से, जो जंगल में आग लगती है। इस पे भी हमने वैसे भी बहुत बार आर्टिकल्स अलग अलग डिस्कस किए हैं कि कितना नुकसान है। देखिए, जंगल में आग लगेगी, आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, आपके वाइल्ड लाइफ लॉस हो रहा है। ये पूरे सिर्फ इंडिया की जंगलों की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड के जंगलों की बात है कि हमने देखा अमेज़न में, आपने देखा थोड़े समय पहले ऑस्ट्रेलिया में, हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर चाहे सदर्न हेमिस्फेयर। इस बार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो रिकॉर्ड्स ही ब्रेक हुए, और ये सब कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस जो है ईयू की, उसके रिपोर्ट्स हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज हुई है बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर्स। तो डेटा आपको क्लियरली दिखाता है 1.3 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगस्त में रिलीज हुई, जो हाईएस्ट है। ये देखिए 2021 की हम बात करेंगे, अक्टूबर 21 का ये आर्टिकल है। ये हाईएस्ट है 2003 के बाद। नॉर्थ अमेरिका और रशिया लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे एमिशन के, बर्निंग फॉरेस्ट की वजह से, जहाँ पे जंगलों में बहुत आग लगी। जून अगस्त के बीच में फायर्स, आपके टाइगा फॉरेस्ट साइबेरिया में 970 मेगा टन्स कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में गया। आर्टिक सर्कल, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि आर्टिक सर्कल भी गर्म हो रहा है, आपका आर्टिक भी गर्म हो रहा है, जो कि यूजुअली नहीं होता। मोर देन ट्वाइस एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द प्लानट।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सब का रीज़न है वाइल्ड फायर्स, जिसकी वजह से 66 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इस समर में रिलीज हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वाइल्ड फायर्स जो हैं, रशिया में जितनी आग लगी जून टू अगस्त 970 मेगा टन्स, साखा रिपब्लिक और ये चुकोटका 806 मेगा टन्स आपका एमिशंस जो हैं वो रिलीज हुए, राइट। सो यहाँ पे आप वाइल्ड फायर से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बहुत बार हम इन्वायरमेंट वीडियोस बनाते हैं कि हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, वाइल्ड फायर्स के कॉजेज़ क्या हैं। यहाँ पे आपको फैक्ट्स पता चले हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इसको कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, राइट। तो इस आर्टिकल में आपका ये इन्फॉर्मेशन कवर होता है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी की बात मैगजीन में दे रखी है, जैसे ऑर्का का नाम है। ये एक प्लांट है जिसको स्टार्ट किया गया है आइसलैंड में। इस प्लांट का क्या, ये वर्ल्ड का एक तो लार्जेस्ट प्लांट है जिसका क्या काम रहेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से रिमूव करेगा। दिस प्लांट विल कैप्चर 4000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अ ईयर। 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में कैप्चर करेगा। दैट मीन्स ये कितनी एमिशंस हैं, जितनी आपकी 870 कार्स से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी। अब ये काम कैसे करेगा, एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो इसमें केमिकल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब होगी, इसमें केमिकल फिल्टर्स लगे रहेंगे। फिर एक कंपनी है क्लाइमवर्क्स एजी हैंड्स, सॉरी कंपनी का नाम है क्लाइमवर्क्स एजी, ठीक है। ये गैस है इसको दूसरी फर्म को दे देगी जिसका नाम है कार्बफिक्स। वो इसको मिक्स करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ और फिर इसको इंजेक्ट किया जाएगा कार्बोनेटेड वाटर इनटू आइसलैंड का जो बसाल्ट रॉक है। एक काफ़ी डेप्थ में ये चीज़ें वहाँ पे डाली जाएंगी, अराउंड 1000 मीटर की गहराई में। अब ये जो बसाल्ट्स हैं इनमें मिनरल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट क्रिस्टल है जो रॉक्स में जैसे लाइमस्टोन होता है वो आपको मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। केमिकल फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, एक बार एब्जॉर्ब हो गए ये कंपनी उसको हैंड ओवर कर देगी गैस को दूसरी फर्म को जिसका नाम है कार्बनफिक्स, जो इसको मिक्स करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ और इसमें इंजेक्ट किया जाएगा आपका कार्बोनेटेड वाटर। किसमें, आइसलैंड के बसाल्ट रॉक्स में, गहराई 1000 मीटर। और ये जो बसाल्ट सॉल्ट्स हैं इनमें मिनरल्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे जो कि एक वाइट क्रिस्टल होता है जो आपको नॉर्मल रॉक्स में मिलता है जैसे लाइमस्टोन। तो इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, अनदर न्यूज़ दैट यू कैन सी हियर इज साउथ अफ्रीका टू इम्पोर्ट प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट पे भी हमने रिसेंटली बहुत वीडियोस बनाई थी, प्लास्टिक नर्डल्स को भी डिस्कस किया था, मैरीन प्लास्टिक वेस्ट को भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका इंपोर्ट करने वाला है प्लास्टिक वेस्ट। इससे क्या होगा, इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नीड्स जो हैं वो पूरी होंगी प्लास्टिक वेस्ट से। ये इंपोर्ट्स रेगुलेट किए जाएंगे 1992 बेसल कन्वेंशन के अंदर, क्योंकि प्लास्टिक को जब आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो ध्यान रखना है हैजार्डस वेस्ट किस तरह से रिसाइकल हो रहा है। लेकिन जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रिपोर्ट है अगस्त की 2021 की, उन्होंने बोला कि ऑलरेडी ये जो देश है साउथ अफ्रीका ये 2730 टन्स प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 14% ही रिसाइकल करता है। अब ऑलरेडी इनका डेटा इस तरीके का है, लेकिन उसके चलते ये और ज़्यादा इम्पोर्ट करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट को। देखिए कौन से देश एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो ये नेट एक्सपोर्टर्स का नाम दे रखा है, नेट इंपोर्टर्स का 2019, ये टन्स में बात की जा रही है। जापान, जर्मनी, यूएस, फ्रांस, इटली ये एक्सपोर्टर्स हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने देश से बाहर भेजते हैं। इंपोर्ट कौन करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, टर्की। तो ये आप पूरा देख सकते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। खैर आप PDF भी आपको मिल जाएगा। अनदर न्यूज़ इज फ्रॉम बायोलॉजी कि एक नई स्पीशीज़ डिस्कवर हुई है। इसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करा जाना चाहिए या फिर इटैलिक्स में लिखना चाहिए। सिनोपाइनस जिराई, रिसर्चर्स जो हैं फिनलैंड के, उन्होंने एक नया स्पीशीज़ विंडो फ्लाई का, मक्खी हो गई ये, कंट्री में देखा है, इसका नाम रखा गया है सिनोपाइनस जिराई। ये बोरियल फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे ये जो फ्लाई है आपको मिलेगी। ग्लोबली इसके 420 स्पीशीज़ हैं विंडो फ्लाइज के, और
इस फ्लाई का, इस स्पीशीज का बेनिफिट ये है कि इसका जो लार्वा है घर के जो बाकी छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, उस पर फीड करता है. सो दिस इज अ न्यू डिस्कवरी. नाउ देयर इज अनदर आर्टिकल जो इंडिया के वेल्थ गैप के बारे में बात करता है. रिच एंड द रेस्ट इसका नाम है. अब इंडिया का वेल्थ गैप क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें. अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं. तो यही चीज़ हमारा ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 का दिखाता है कि ये जो डिस्पैरिटी है एसेट्स की, डेट डिस्ट्रीब्यूशंस की, इकोनॉमिक के डिफरेंट स्ट्राटा, यानी स्ट्रेटा में आपके किस तरह के लोग होंगे, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, रूरल एंड अर्बन एरियाज में, ये डिस्पैरिटी, ये डिफरेंस जो है ये इंक्रीज हो रहा है. तो इन्होंने सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स एंड लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स इन रूरल इंडिया 2019, तो ये 2 रिपोर्ट्स हमको यही चीज़ दिखाती हैं. जैसे इनकम फ्रॉम फार्मिंग है जो उनका प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड का फॉर मोर देन हाफ ऑफ ऑल रूरल हाउस होल्ड्स, ये डिमिनिश हो रहा है, यानी फार्मिंग से जो इनकम आ रही है वो कम होती जा रही है. तो ये वेल्थ गैप जो है वो क्रिएट होता जा रहा है. तो ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं इनको रिलीज़ किया गया है एज अ पार्ट ऑफ 77th राउंड ऑफ द डेसिनियल नेशनल सैम्पल सर्वे NSS. सर्वे ने गिनी इंडेक्स को यूज़ किया है. गिनी इंडेक्स एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर है जो इनकम या वेल्थ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट रेंजेस में वो बताता है. इसका स्कोर 0 दिया जाता है, यानी परफेक्ट इक्वालिटी, बिल्कुल एकदम सही है, सब कुछ इक्वल है, टू अ स्कोर ऑफ 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी की, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है. इससे आपको ओवरऑल सिनारियो इंडिया का अर्बन रीजन्स का पता चलता है और रूरल एरियाज़ का भी पता चलता है. अर्बन का जैसे 0.678 आया और फेयरिंग वर्स देन रूरल से भी ख़राब कर रहा है और फिर आपका 6.15 आ गया. अब इन चीज़ों का प्राइमरी इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन की, किस तरह का प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का. रिच जो हैं वो लोन लेते हैं, अपने एसेट्स बनाते हैं. पुअर जो है वो लोन्स क्यों लेते हैं, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए. एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स जो हैं वहाँ पे देखा 60% जो इंक्रीज़ है डेट में, यानी उधार में, लास्ट 6 सालों में वो इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है. इनपुट कॉस्ट यानी फार्मिंग में जो वो पैसा खुद लगा रहे हैं वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, चाहे फार्मिंग में लगा रहे हैं या किसी भी एक्टिविटी में लगा रहे हैं, लेकिन उतना आउटपुट उनको नहीं मिल रहा. और ऊपर से लैंड फ्रैगमेंटेशन भी हो रहा है, लैंड भी उनका कन्वर्ट होता जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड से किसी और में कन्वर्ट हो रहा है और उनको इनकम नहीं आ रही. तो यहाँ पे जो वेल्थ गैप है इंडिया के पुअर और रिच में वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो यहाँ पे आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि टॉप रिच हाउस होल्ड जो है, एक सबसे अमीर घर इंडिया का, उसके पास इतनी दौलत है जितने 7500 पुअर हाउस होल्ड्स के पास हो. तो यहाँ पे इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पुअरेस्ट 10% हाउस होल्ड्स कितने हैं, कितने एसेट्स हैं उनके पास, डेट कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये रूरल का और ये अर्बन का. तो 2 तरीकों में इनको डिवाइड करके दिखाया कि पुअरेस्ट जो गरीब अर्बन पॉपुलेशन है उसके पास लोन्स हैं जो 5 गुना उनके टोटल एसेट्स से ज़्यादा हैं और इससे वो एक तरह के डेट ट्रैप में लोग फंसे हुए हैं. तो ये डेटा हमको ये दिखाता है. फार्मर्स के बारे में भी यहाँ पे दिखाता है कि लैंड उनका किस तरह से, लैंड फ्रैगमेंटेशन किस तरह से हुई है, होल्डिंग साइज कितना है. ये 2018-19 के डेटा है हमारे पास. तो इससे अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो यही निकलता है, देयर इज ह्यूज गैप. नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑफ फूड्स एंड लाइवलीहुड्स. यहाँ पे यूएन ने फूड सिस्टम समिट में बात की है कि एक कंसेंसस बनाया है कि हमको जो हमारा फूड प्रोडक्शन सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा एमिशंस रिलीज़ होती हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है. लेकिन फंडिंग में कोई चेंज नहीं किया जाएगा. अगर फंडिंग में चेंज नहीं करेंगे, इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो ये अचीव करना भी मुश्किल है. बट हाउएवर उन्होंने कंसर्न जो है वो दिखाया कि हमको फूड सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि फूड सिस्टम जिस तरह से इंडिया का है उससे प्लैनेट की हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है. तो ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये कमिट किया है कि वो फूड सिस्टम्स को चेंज करेंगे.
क्योंकि देखिए जिस भी तरह का फूड कोई क्या खा रहा है या क्या फूड सिस्टम किसी देश का चल रहा है, वैसे भी जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब 17 में से 12 तो एटलीस्ट फूड सिस्टम से इन्फ्लुएंस होते हैं। और यूएन बोलता है कि वो कम्युनिटी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डायलॉग्स चल रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है कि किस तरह से रिफॉर्म्स हम फूड सिस्टम्स में अगले 9 ईयर्स में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये फूड सिस्टम्स की बात है। फूड सिस्टम्स पे हम और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आर्टिकल में देखिए, यहाँ पे हेडिंग है एडिक्वेट फूड, क्या सफिशिएंट खाना है दुनिया में, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े से कुछ और इवेंट्स बता दूं, जैसे और क्या हुआ है 2021 में। 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नवंबर में हुई ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। इसमें हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी। यहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम्स पे बात होगी। दिसंबर 7-8-21 में जापान ने न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ जो है समिट ये लाया था, जहाँ पे फोकस था न्यूट्रिशन पे, कि ग्लोबल फूड सिस्टम्स पे बात की गई। यूएन फूड सिस्टम समिट इस साल हुआ 2021 में, कि जहाँ पे रिफॉर्म्स की बात की गई। तो यहाँ पे फूड पे मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या अलग अलग इवेंट्स अलग अलग जगह हुए। अब जैसे सवाल है कि क्या सफिशिएंट फूड है, हर साल वर्ल्ड कितना खाना प्रोड्यूस करता है, कितने लोगों को फीड करने के लिए? 10 बिलियन लोग ऑलमोस्ट फीड करने हैं आपने, जो कि करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, कौन से गोल्स, कि हमको भूख को मिटाना है, फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना है, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना है 2030 तक, हम इन गोल्स से काफ़ी दूर हैं। 2020 में 2.37 बिलियन पीपल या थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जिनको एडिक्वेट खाना नहीं मिला। इंक्रीज 320 मिलियन का 2019 से, यानी 320 मिलियन का इंक्रीज देखा गया। और इनइक्वालिटी जो है, हेल्दी फूड किसको मिल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। लोगों को खाना मिलना मुश्किल है, हेल्दी फूड तो हम सोच भी नहीं पा रहे। पैंडेमिक में ये चीज़ें और वर्स हो गई। उसके बाद एग्रीकल्चर आपका इंटेंस हो रहा है, प्रोसेसिंग, फूड प्रोड्यूस को डिलीवर करना, और एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमंस की वजह से जितने ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम खाने की बात करें, लेकिन प्रॉब्लम्स भी उसके साथ उतनी ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। अब जैसे यूएन फूड सिस्टम समिट सितंबर 23, 2021 में मेन यही था कि इस तरह का एक कंसेंसस बनाया जाए, सब मिलके आए कि हम फूड प्रोडक्शन को किस तरह से बेटर, फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स को बेहतर कर सकते हैं, ताकि इस सेक्टर से जितनी एमिशंस हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हम रोक सकें, लेकिन फंडिंग को कट डाउन ना किया जाए। क्योंकि जितने फॉरेस्ट को काट के हम एग्रीकल्चरल के लिए लैंड शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एमिशंस की बात हो रही है ना, उससे 70% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, 50% ट्री कवर लॉस भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि, एक तो देखिए काफ़ी पैराडॉक्स हो जाता है ना, हम हंगर भी मिटाना चाहते हैं अब, और इन्वायरमेंट को लॉस भी ना हो, एक सस्टेनेबल तरीके से चलना चाहते हैं। अगर आप हिडन कॉस्ट देखेंगे, जिस तरह का लोग आजकल खाना खाते हैं, कंटेम्प्रेरी फूड खाते हैं, इन्वायरमेंट की तरफ उसकी कॉस्ट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, यानी $12 ट्रिलियन पर ईयर, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज टू $16 ट्रिलियन बाय 2050। तो पब्लिक हेल्थ पे जितना असर पड़ रहा है फूड सिस्टम्स का, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी जा रही है। तो हिडन कॉस्ट 50% से भी ज़्यादा है, यानी उससे लोगों को ओबेसिटी हो रही है, अंडर न्यूट्रिशन है लोग, और पोल्यूशन भी हो रही है। तो यानी भूख मिटाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कुछ भी किसी को खाने के लिए दे दो, एक तो हेल्दी दो और ऊपर से इन्वायरमेंट को भी सेफ रखो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकते हैं फूड सिस्टम्स में कुछ चेंज लाने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो उस तरीके का कुछ सिस्टम सेटल करना है। करंटली आप देखेंगे जो देश हैं वो ऑलमोस्ट $540 बिलियन जो है पंप करते हैं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हर देश में, और हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2030 तक ये अमाउंट ट्रिपल भी हो जाएगा। येट 87% ऑफ दिस सपोर्ट, इसमें से 87% जो इस सपोर्ट का है, वहाँ से आप देखेंगे इस तरह का पैसा पंप होता है जो इन्वायरमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। टोटल सपोर्ट अगर $294 बिलियन की है, वो किस रूप में लोगों को दी जाती है? सब्सिडी दे रहे हैं, प्राइस इंसेंटिव्स दे रहे हैं,
फार्मर्स को फिस्कल सब्सिडीज दे रहे हैं, और मोस्ट जो इसमें से सपोर्ट और इंसेंटिव्स हैं वो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, वो भी स्पेसिफिक कमोडिटी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट के 3 कंक्लूजन्स हैं जिससे हम फूड सिस्टम को और ज़्यादा ख़राब होने से, प्लानट के लिए ख़राब होने से, लोगों के लिए ख़राब होने से बचा सकते हैं। एंड यानी इसके साथ हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, लेकिन ये जो कंक्लूजन्स दे रखी हैं ये बता रखा है कि किस तरीके से हमने सिस्टम को खराब करके रखा है। खराब यानी किस सेंस में, इन्वायरमेंट के लिए और लोगों की हेल्थ के लिए खराब कर रखा है। तो पहला ये बोलते हैं कि हमने खराब क्यों कर रखा है कि जो देश, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि कितना कितना पैसा पंप हो रहा है फार्मर्स के लिए, फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो बोलते हैं कि मैक्सिमम जो हम सपोर्ट दे रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए दे रहे हैं। जैसे हमने बोला कि यार आप वीट ग्रो करो, इसी पे आपको सब्सिडी मिलेगी, तो सब फार्मर्स क्या सब वीट के पीछे आ जाएंगे। इससे सब फार्मर्स को बेनिफिट नहीं होगा। बताओ आप कोई मेज ग्रो करने वाला है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप एक कुछ कमोडिटीज को ही सपोर्ट करेंगे और बाकियों को नहीं करेंगे तो आप कुछ फार्मर्स को बेनिफिट दे रहे हैं, सबको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। या तो इसका ऐसा रिजल्ट होगा कि सब फार्मर्स वही चीज़ें ग्रो करने लग जाएंगे, अगेन आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आएगी, आपको इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आएगी, राइट। सेकेंड, जो सपोर्ट है वो एमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, किसके लिए सपोर्ट दे रहे हैं बहुत सारे देश, शुगर और बीफ के लिए। अब शुगर और बीफ की प्रोडक्शन में क्या है कि बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एमिट होते हैं, तो सपोर्ट भी आप ऐसे प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं, ये चीज़ देखी गई। और थर्ड, करंट सपोर्ट सिस्टम जो है वो कॉरपोरेट को हेल्प कर रहा है रादर देन प्रोड्यूसर्स, मतलब फार्मर्स को इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लग रहा। तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जिनको हमें ठीक करना है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, आई थिंक आप इनका वे फॉरवर्ड आराम से निकाल सकते हैं कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को पूरा करना है तो हाई इनकम कंट्रीज़ को चाहिए कि वो अपना बहुत सारा सपोर्ट सही जगह पे दें, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए दें, ये यूएन रिपोर्ट का कहना है। और साथ में जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि उनकी गवर्नमेंट्स को भी रिकंसीडर करना चाहिए कि वो अगर सब्सिडी दे रही हैं तो किसको सब्सिडी दे रही हैं। रिकंसीडर करें कि केमिकल पेस्टिसाइड्स के लिए सपोर्ट देना चाहिए, फर्टिलाइजर्स के लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और लो इनकम कंट्रीज़ को मोनोकल्चर यानी जो क्रॉप को ग्रो करने का कल्चर है उसको भी डिस्करेज करना चाहिए। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये तभी शुरू होंगी। तो रिकमेंडेशंस में देखिए क्या है कि अपना सपोर्ट मेजर कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखिए, रीपर्पस कीजिए कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, उनके इम्पैक्ट्स को फ्यूचर में क्या होगा वो देखिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए। तो ये वे फॉरवर्ड जो मैंने आपको बोला लिखने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा है 6 पॉइंट्स में कि किस चीज़ तरीके से ये चीज़ ठीक हो सकती है। नेक्स्ट एक आर्टिकल था इनऑर्गेनिक ट्रांजिशन पे कि श्रीलंका का एक डिसीजन है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे देखा गया कि अभी ऑर्गेनिक बोल तो रहे हैं लेकिन कोई ज़्यादा फार्मर्स, मेजॉरिटी जो फार्मर्स हैं उन्होंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है ये ट्रांजिशन कि वो ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हों, क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी नुकसान देखा पैंडेमिक के बाद, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हुआ, फॉरेन डेट में श्रीलंका चला गया, उनकी फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो गई, डीवैल्यू हो गई करेंसी। तो इस बीच में अगर वो एक ऑर्गेनिक या एक ट्रांजिशन चाहते हैं वो किस तरीके से होगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो लिंक करते हैं फूड शॉर्टेज और इकोनॉमिक क्राइसिस को गवर्नमेंट डिसीजन पे। अप्रैल में उनके प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि अब श्रीलंका में सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, जिससे वो पहला देश बन जाएगा इस तरीके का डिसीजन लेने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट से पहले ही जो गवर्नमेंट का नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2021 है उनमें उन्होंने प्लान कर लिया था कि हम इंक्रीज़ करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ श्रीलंका में 1% से 30%, 3 सालों में धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। अब देखिए श्रीलंका में 2.8% जो श्रीलंका का टोटल एग्रीकल्चर लैंड है वो ऑर्गेनिक है, अगर हम वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 2020 की बात करें। अब 27% श्रीलंका की इकोनॉमिक जो है एक्टिव पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है, यानी वो फार्मिंग एग्रीकल्चर करते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन यानी क्योंकि पहले तो सब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते थे, ट्रांजिशन का मतलब चेंज, ये चेंज होनी है आपकी केमिकल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स पे। तो ये जो शिफ्ट है इसमें ये एक इकोनॉमिक कंपल्शन भी है।
और ये शिफ्ट कराने के लिए एक बहुत अच्छे प्लान की भी ज़रूरत है। अगर आपके पास, जैसे श्रीलंका के पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, कोई प्रॉपर ट्रांजिशन प्लान नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ बर्डन में आके ये प्लान लेके आए हैं कि भाई ऑर्गेनिक कर दो। अगर आप लोगों को प्लान नहीं बताओगे, उनको सपोर्ट नहीं करोगे, तो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये सडन शिफ्ट, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन अगर आप उनके देखेंगे 27% जो फार्मिंग में है, वो कितना पैनिक हो गए हैं कि ऑर्गेनिक में शिफ्ट करना है। February 3, 2021 से ये डेटा आपको अगस्त 30, 2021 तक मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी भी कर दी और होर्डिंग करना भी बंद कर दिया। तो ये उनके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है, इसलिए एक हड़बड़ी उनके डिसीजंस में आपको देखने को मिलेगी। तो ये बात थी श्रीलंका की। नेक्स्ट है ऑन अ प्रेसिपाइस। प्रेसिपाइस होता है कि सबसे ऊंची चोटी, इस वर्ड का ये मतलब है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की, कि वहाँ की इकोलॉजी कितनी नाजुक हो चुकी है। आपने देखा 9 टूरिस्ट की लैंडस्लाइड में अक्टूबर में, वहाँ पे अक्टूबर से पहले ही सितंबर में जब बहुत बारिशें हो रही थी, वहाँ पे डेथ हुई थी, ट्रैजिक डेथ थी हिमालयन स्टेट्स के लिए ये। तो हमने हिमाचल पे पहले भी ये एक आर्टिकल बनाया था, किस तरीके से बारिशों का कहर वहाँ पे मचा था। केरला की भी अब बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, कि जब भी डेवलपमेंट होती है तो आपको इन्वायरमेंट को ध्यान में देके चलना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको एक लैकिंग लग रही है, जिस वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं उन एरियाज़ के जो कि इसका ब्लेम डालते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट सतलुज पे जो बना, प्रोजेक्ट 27.4 किलोमीटर लॉन्ग हेडरेस टनल जो बनी, पावर स्टेशन बना, और उसके बाद इसको दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बोला जाता है कि 90% हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं 25 मेगावाट और मोर कैपेसिटी के, वो 8 बहुत ही वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं स्टेट के, हिमाचल प्रदेश के, वहाँ बनाए गए हैं। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, यहाँ पे ब्लेम इन प्रोजेक्ट्स को किया जा रहा है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को देखते हुए नहीं हो रही, और हम एक डिज़ास्टर की रेसिपी जो है वो तैयार कर रहे हैं। हमको समझना चाहिए कि किसी स्टेट में कौन सी जगह ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट को लेकर, उसको आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 75 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट और मोर से है, ज़्यादा है, और मोस्ट ऑफ देम वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो ग्रे कलर में आपको डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे हैं, ये हैं आपके मॉडरेट, क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा नहीं है। ये येलो वाले हाई और रेड वाले वेरी हाई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये लैंडस्लाइडिंग्स के नंबर दे रखे हैं ना, कि 20 सितंबर तक कितनी आई, रेड में डेथ्स दे रखी हैं और ब्लू में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं कि कहाँ पे कितने हैं। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और एनवायरनमेंट का कितना ध्यान यहाँ पे रखा गया है। ओके, अब ये आर्टिकल है लास्ट, आई थिंक, बैकयार्ड बाउंटी। तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे, एक सोल्यूशन बेस्ड चीज़ आपको मिलेगी कि छत्तीसगढ़ के जो विलेजेस हैं, उन्होंने डोमेस्टिक वेस्ट को रीयूज़ किया अपने क्रॉप्स को फिर से ग्रो करने के लिए। तो बोलते हैं ना, हर मुसीबत कुछ अच्छा सिल्वर लाइनिंग के साथ भी आती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोविड पैंडमिक में इन्होंने किस तरीके से इसको यूज़ किया, होम रेमेडी बताई है। 3 विलेजेस के रेजिडेंट्स थे। छत्तीसगढ़ कांकेर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, जिन्होंने सी ट्रैप यूज़ किया और एक सिल्ट चैम्बर यूज़ किया, वेस्ट वाटर को यूज़ किया इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए। मतलब वेस्ट वाटर से इम्प्योरिटीज़ रिमूव की इन्होंने अपने किचन गार्डन्स में, फिर वो पानी को यूज़ किया। तो देख सकते हैं कि किस तरह से क्रॉप्स ग्रो किए उन्होंने डोमेस्टिक वेस्ट, यानी वेस्ट वाटर से। एक तो पहले उसको साफ़ किया, फिर उस पानी को यूज़ किया, क्योंकि इस तरह का पानी आपके क्रॉप्स के लिए अच्छा रहता है। ये रेजिडेंट्स कांकेर डिस्ट्रिक्ट के हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्या यूज़ किया, सी ट्रैप और सिल्ट चैम्बर। तो वाटर जो है वो सी ट्रैप से निकलेगा, कंक्रीट बॉक्स में स्टोर होगा, जहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो फोम है वो आपको ऊपर ग्रीजी लेयर में फ्लोट होगी। और जो सिल्ट चैम्बर है उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट इस तरीके से बनाया कि पानी खुद ब खुद
ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, फिर आपको एक उसके साथ आप एक आउटलेट पाइप दे देंगे जो 15 सेंटीमीटर उससे नीचे होगी, चैम्बर के नीचे होगी, जिससे ये इंश्योर होगा कि ग्रीस लेयर जो है वो कवर्ड है और फिर पानी ये आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये किचन गार्डन है और ये सी ट्रैप इन्होंने बनाया है, किस तरह से पानी सिल्ट चैम्बर से प्योर होके साफ होके किचन गार्डन में जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि ग्रीजी लेयर जो है जिसमें गंदगी कलेक्ट हुई है वो पानी गार्डन में ना जाए। सो दिस इज़ अ गुड, यहाँ पे भी देखिए कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है और एक सोल्यूशन भी आपको मिल रहा है कि लोग किस तरह से बैड टाइम्स को भी अच्छे टाइम्स में कन्वर्ट करते हैं और अपने किचन गार्डन में खुद से काफ़ी लोगों ने पैंडेमिक में ये चीज़ें यूज़ की हैं। सो दिस इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी। तो यही था लास्ट आर्टिकल। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने 1 to 15 अक्टूबर के बीच में डाउन टू अर्थ के डिस्कस किए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आई थिंक नेक्स्ट वीक तक मैं आपके लिए लेके आऊँगी और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ भी आपको इसमें और समझना है या कुछ मिस हो रहा है लेट मी नो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज़ के लिए वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।